नमस्कार, कैसे आप लोग। मेरा नाम राज है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, अलग अलग नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और जजमेंट्स कोर्ट्स के जो है वो हम डिस्कस किया करते हैं। तो आज हमारे पास में वैसे ही एक सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और फाइनली ले दे के आपको वहीं पहुंचना है जहां आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है और फिर बाद में अपील में जाना है। तो अपील जब आप करते हो तो किस अथॉरिटी का अपील कहां पे होना चाहिए वो जानना जरूरी है। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। इसको हम 3 खंडों में सीखने की, जानने की और चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, सेकंड पार्ट आज करेंगे और उसके बाद थर्ड पार्ट है। तो तीनों पार्ट को जब आप मिला के सुनोगे, देखोगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पूरी बेसिक जो फंडामेंटल है, पूरी सेक्शन आपको समझ में आ जाएगी और कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द रिविजनल पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द रजिस्ट्रार। ठीक है, पहले पार्ट में हमने ये देख लिया था कि जहां जहां पे जिस अथॉरिटी का जैसे ऑर्डर आ जाता है, कहीं पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, डिप्टी रजिस्ट्रार का या कहीं पे ज्वाइंट रजिस्ट्रार का, तो कौन से अपील अथॉरिटी के पास आप जाते थे और कहां आपको जाना चाहिए। और उसके बाद अब सेकंड पार्ट में हम आ जाते हैं। सेकंड पार्ट जो है 2A है और 3 है। तो ये दोनों की आज समझने की हम कोशिश करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट 2 सेक्शंस देख लिए थे। तो नो एप्लीकेशन फॉर द रिवीजन शैल बी एंटरटेन। किसी भी धारा को समझने के लिए आपको उसे छोटे छोटे खंडों में तोड़ के समझना पड़ेगा, तो वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और किसी भी पॉइंट में, किसी भी वर्ड में, लाइन में, इवन कॉमा में भी आपको डाउट नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसी पैटर्न से हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। नो एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन फॉर द रिवीजन, जहां ऑलरेडी एप्लीकेशन, आपका जो ऑर्डर है वो पास हो चुका है और आप उस जजमेंट से, उस ऑर्डर से, उस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो। तो नो एप्लीकेशन मतलब नो रिवीजन एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन अगेंस्ट द रिकवरी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द रजिस्टर। कहीं कहीं पे हाउसिंग सोसाइटीज में हो या दूसरे भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में हो सकता है। सोसाइटीज अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिक हाउसिंग सोसाइटी की ही बात करें फॉर एन एग्जाम्पल, तो काफी सारे ऐसे मेंबर्स हो सकते हैं जो मेंटेनेंस के, जिनके ड्यूज रहते हैं, जो मेंटेनेंस भरते नहीं है या उनके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पेंडिंग रहता है या कोई पेनल्टी वगैरह उनका लगा रहता है मगर वो उसको भरते नहीं है। तो वो बढ़ता रहता है इंटरेस्ट के साथ में, और वो ड्यूज जो पहले था प्लस उसमें ये एडिशन हो जाता है। फाइनली सोसाइटी क्या करती है, वो ड्यूज की वसूली करने के लिए, रिकवरी करने के लिए सेक्शन 101 या फिर सेक्शन 154B29 के, जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में 2019 में उसको इंट्रोडक्शन किया गया, उसका इंसर्ट किया गया। तो डिपेंड्स अपन की कहां पे क्या एप्लीकेबल है। जहां पे कोई अलग अलग टाइप की सोसाइटीज है या हाउसिंग सोसाइटी है, उसके हिसाब से फिर चीजें, पहले जैसे 101 था, अभी 154B29 है, तो अप्रोच कर सकती है रिकवरी सर्टिफिकेट के लिए। ये क्या बोल रहा है कि नो एप्लीकेशन फॉर द रिवीजन शैल बी एंटरटेन, तब तक एंटरटेन नहीं किया जाएगा उसे अगेंस्ट द रिकवरी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द रजिस्ट्रार। अभी रजिस्ट्रार के ही ऑर्डर पे आप क्या करने जा रहे हो, आप रिवीजन एप्लीकेशन करने जा रहे हो। अंडर द सेक्शन 154B29 के ऊपर, रिकवरी के ऊपर अगर रजिस्ट्रार ने कोई ऑर्डर इश्यू किया है, तब तक उसका रिवीजन एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, चाहे वो सीनियर अथॉरिटी, जहां पे डिविजनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार हो या जहां पे कोऑपरेटिव मिनिस्टर हो, जब तक अनलेस द एप्लीकेंट डिपॉजिट्स विद द कंसर्न सोसाइटी के पास में 50% ऑफ द रिकवरी अमाउंट को जब तक सबमिट नहीं कर दे, जमा नहीं कर दे, जितने भी रिकवरेबल ड्यूज है आपके, अगर 3 लाख आपके ड्यूज है, 1.5 लाख आप जमा नहीं कर देते हो, तब तक आपके रिवीजन एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा।
एक बार जमा करने के बाद ही फर्दर फिर चीजें आगे बढ़ेंगी, आपकी एप्लीकेशन को सुनवाई दी जाएगी। इफ द रिवीजन एप्लीकेशन इज अलाउड, अगर अलाउ कर दिया गया, एंटरटेन किया गया और उस पर ऑर्डर निकाला जाना है, तो द रिविजनल ऑथोरिटी, मतलब जहां पे स्टेट गवर्नमेंट है, कोई कोऑपरेटिव मिनिस्टर हो सकते हैं, या जहां पे डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार है, ठीक है, मे पास एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द सोसाइटी टू रिफंड। अब एंटरटेन आपका कर लिया है और रिवीजन एप्लीकेशन आपको एंटरटेन करने के बाद, वहां पे सुनवाई होने के बाद अगर ये फाइंड आउट हुआ कि आपके ऊपर जो रिफंड, आपके ऊपर जो रिकवरी के लिए जो अमाउंट जो डाला गया है, जो लोअर डिग्निटरीज हैं, जो जहां पे लोअर ऑफिसर्स है, उन्होंने डाला हुआ है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो या जहां पे जॉइंट रजिस्ट्रार हो, एज में बी एप्लीकेबल, जहां जहां पे जिसके रिवीजन में आप गए हुए हो, तो उनको ऐसा डायरेक्ट किया जा सकता है, आदेश दिया जा सकता है कि इनको वो पैसा वापस, द अमाउंट सो डिपॉजिटेड टू द एप्लीकेंट, तो इनको वो पैसा रिफंड कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए, रिटर्न कर दिया जाए, ठीक है। घर वालों को नहीं, जो एप्लीकेंट है उसको, जो रिवीजन एप्लीकेशन जिसने डाला हुआ है उसको रिफंड कर दिया जाए, जिसके अगेंस्ट में आपने रिकवरी सर्टिफिकेट इश्यू किया हुआ है, मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ सच रिवीजन, मगर हालांकि जब तक, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ सच रिवीजन मतलब जो रिवीजन एप्लीकेशन आपने डाला है, ये किसके लिए, जहां पे रिकवरी की बात हो रही है, उस रिवीजन एप्लीकेशन की बात हो रही है, वहां पे where the revisional authority has granted a stay to the recovery of the dues, ठीक है। अब रिवीजन ऑथोरिटी जहां पे स्टेट गवर्नमेंट है, वहां पे कोऑपरेटिव मिनिस्टर है, या जहां पे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो वहां पे एग्जांपल ले लीजिए, डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार है, अगर उन्होंने ऐसे रिकवरी ऑफ द ड्यूज के लिए रिविजनल ऑथोरिटी हैज ग्रांटेड ए स्टे, कि अब फिलहाल तो कुछ टाइम के लिए इनसे वो कलेक्ट मत करो, जब तक द ऑथोरिटी में एज फार एज मे प्रैक्टिकेबल, जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जितना फिजिबल है, जो रिविजनल ऑथोरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट है, कोऑपरेटिव मिनिस्टर है या डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार है, क्या करेंगे, अगर स्टे ऐसा कर दिया कि अभी फिलहाल इससे कलेक्ट मत करो जब तक ये हियरिंग चल रहा है, डिस्पोज ऑफ सच रिवीजन एप्लीकेशन, उसको डिस्पोज करना है, जल्दी से जल्दी उसका निपटारा करना है रिवीजन एप्लीकेशंस का, एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल, जितने जल्दी से जल्दी, बिना टालम टाली किए हुए, बट नॉट लेटर देन 6 months, 6 महीना क्रॉस नहीं होना चाहिए। कब से 6 महीना क्रॉस नहीं होना चाहिए, और किसके केस में आप रिविजनरी एप्लीकेशन के लिए गए हुए हो, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। मान लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार का निकला हुआ है 1 Jan 2026 को, तो यहां से आप 6 महीना जोड़ दो तो कितना हो गया आपका 30 जून 2026। तो अगर रिवीजन एप्लीकेशन वहां पे गया हुआ है, ठीक है, 2 महीने के अंदर तो आपको पहले रिवीजन एप्लीकेशन के लिए जाना है ऊपर, ठीक है, और 2 महीने के अंदर जाने के बाद फिर ये आपका 6 महीने के अंदर उसको आपको निपटाना है, और एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल। ये नहीं कि आपके पास बाकी 4 महीने बच गए, आप 1 महीने में ऑर्डर निकाल दो, 2 महीने में निकाल दो, 3 में निकाल दो, मत 4 महीने किसी भी कंडीशन में क्रॉस नहीं होना चाहिए। और पहले इस आदमी के पास जो रिवीजन एप्लीकेशन में जा रहा है, अगर इसके पास 1 जनवरी 2026 इसके पास ऑर्डर आ गया, कम्युनिकेट हो गया रजिस्ट्रार ऑफिस से, तो ये भी बैठा नहीं रहे, ठीक है, ये जाके 5 जनवरी को डाल दे, और 5 जनवरी को डाल दे तो इनके पास फिर +4 months जोड़ दो, मतलब 6 महीने के अंदर अगर करना ही है, ठीक है, तो जब ऑर्डर इनके पास आ गया वहां से लेके फिर आप गिन लो, वो पीरियड आप जोड़ लो, ठीक है। तो टोटल जो ये जो टाइम है ये आपका कंस्ट्रेंट है, इसको आपको क्रॉस करना ही नहीं है। बट ये इंपॉर्टेंट है
बट नॉट लेटर देन 6 months, और इससे पहले एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल। 6 महीने तो आपका बहुत ज्यादा से ज्यादा, मगर आपका काम क्या है कि डिस्पोज ऑफ सच रिवीजन एप्लीकेशन एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं कि नो एप्लीकेशन फॉर द रिवीजन शैल बी एंटरटेन्ड if made after 2 months of the date of communication of the order or the decision may be binding or not binding, but order is पक्का बाइंडिंग ऑन दी, जो भी मेंबर है, जो भी एप्लीकेंट है, उसके ऊपर बाइंडिंग है ही जब वो रजिस्ट्रार ऑफिस जाता है और वहां से कोई ऑर्डर निकल जाता है। ठीक है, इफ मेड आफ्टर 2 months, अगर आपका 1 Jan 2026 को निकल गया तो आप 28 फरवरी या दूसरा कोई अगर डेट है उस महीने का, वहां तक आप जाके अपना रिवीजन एप्लीकेशन डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर दो, जो भी रिक्वायर्ड फीस वगैरह जो भी रहेगा उसके साथ। ठीक है, या फिर आप कोऑपरेटिव मिनिस्टर के पास, अगर आप हायर, जहां पे हमने ये डिस्कस किया पहले ही फर्स्ट वीडियो में कि कौन कौन सी अथॉरिटी के अगेंस्ट में किस हायरकी में जाके आप रिविजनरी एप्लीकेशन डाल सकते हो। ठीक है, तो कोऑपरेटिव मिनिस्टर के पास जाके आप वहां पे उनके पास सबमिट कर दो। 2 महीने के बाद नहीं करना है, तब तक आपकी ये लिमिटेशन पीरियड है। मगर ऐसा भी नहीं है कि 2 महीने के आप कर ही नहीं सकते हो, मगर कुछ अगर ऐसी सर्कमस्टेंशियल मतलब ऐसे कुछ आपकी कंडीशंस बन गए, ऐसे कुछ हालात बन गए, तो ये एक्सक्यूज भी किया जा सकता है। उसके बारे में जानते हैं आगे। द रिविजनल ऑथोरिटी में एंटरटेन, जहां पे हम कंसर्न रजिस्ट्रार की बात कर रहे हैं या फिर कोऑपरेटिव मिनिस्टर की बात कर रहे हैं फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, में एंटरटेन किया भी जा सकता है। ठीक है, शैल नहीं लिखा हुआ है, में एंटरटेन लिखा हुआ है। ठीक है, एनी सच एप्लीकेशन मतलब टाइम पीरियड खत्म होने के बाद भी आप रिविजनरी एप्लीकेशन डाल लो। रिविजनरी पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द रजिस्ट्रार जो है उसके अंडर में 154 के अंडर में आप ये एप्लीकेशन डाल लो डिले पीरियड में। ठीक है, मेड आफ्टर सच पीरियड मतलब आफ्टर द पीरियड ऑफ 2 months। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने देखा, 2 महीने के अंदर ही आपको रिविजनरी एप्लीकेशन डालना है। इफ द एप्लीकेंट सेटिस्फाइज इट, अगर अर्जदाता ये सेटिस्फाई कर दे गवर्नमेंट को या रजिस्ट्रार को प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ, प्रॉपर फैक्ट्स के साथ, प्रॉपर एविडेंस के साथ, जो भी साथ में जोड़ के अपने रिविजनरी एप्लीकेशन के साथ में, कि ही हैड सफिशिएंट कॉज, ही और सी हैड सफिशिएंट कॉज, उसके पास वैध ऐसे कारण है, उसके पास जो मानने वाले ऐसे कारण है, जो जस्टिफाइड है, फॉर नॉट मेकिंग द एप्लीकेशन विद इन सच पीरियड, कि वो कर नहीं पाया, वो करना चाहता था, उसका ट्रांसफर हो गया कहीं पे कुछ दिन के लिए, फिर उसे वापस आना पड़ा, या अचानक उसे कहीं पे जाना पड़ा, या मदर सीरियस हो गई कहीं पे उसे जाके अटेंड करना पड़ा, या बच्चा बीमार हो गया, वो 4 दिन जाके वहां पे कुछ दिन उसे हॉस्पिटल में, वहां पे कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो सकते हैं जिसकी वजह से जो बियॉन्ड हिज कंट्रोल हो सकता है। तो कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस में अगर ऐसा लगा रिविजनल अथॉरिटी को, तो रिविजनरी अथॉरिटी जो है, रिविजनल अथॉरिटी क्या करेगी, ठीक है अब हमें ऐसा लगता है तो ये डिले पीरियड में भी 2 महीने के पीरियड के बाद भी हम आपकी ये रिविजनरी एप्लीकेशन जो है इसे एक्सेप्ट करते हैं, इसे एंटरटेन करते हैं, और फर्दर अभी इसके ऊपर हम अपना जजमेंट देंगे। मगर कंडीशन वही है कि यहाँ पे जब भी आप जाओगे उससे पहले आपको ये पैसे तो आपको जमा करने ही है, 50% जो अमाउंट है तभी जमा करना है, तभी वो चीजें एंटरटेन होगी। तो आज हम दूसरे हिस्से में, दूसरे खंड में आज हमने ये समझने की कोशिश की 154B को पहले में हमने समझने की कोशिश की थी कौन कौन सी अथॉरिटी के ऑर्डर के अपील में आप कौन सी नेक्स्ट सब्सिक्वेंट अथॉरिटी में जाओगे, हायरकी में जाओगे, वहां पे रिविजनरी एप्लीकेशन लेके। और आज हमने देखने की कोशिश की कि आपकी क्या लिमिटेशन पीरियड है और ऐसे रिविजनरी एप्लीकेशन डालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये आज हमने सेकेंड पार्ट हमारा आज हो गया। अब थर्ड पार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके बाद की रिविजनल जो अथॉरिटी है उसके बाद की
उनकी क्या एक्शन है, उनका क्या रोल रहेगा। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, अलग अलग प्रावधानों को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।